वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अब हम आपको केपी लेके चलेंगे, जहां खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में अब बच्चे डबल शिफ्टों में ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकेंगे। सूबे के जो वज़ीर आला है महमूद खान साहब, उन्होंने मंजूरी भी दे दी और इजलास को बताया गया कि सरकारी स्कूलों में डबल शिफ्टें शुरू करने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली गई है। स्कूलों में डबल शिफ्टें ज़रूरत की बुनियाद पर शुरू की जाएंगी। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि डबल शिफ्टों में पढ़ाने के लिए उसी स्कूल के असातिज़ा को पहली तरजीह दी जाएगी। और स्कूल में जो सेकंड शिफ्ट है उसके लिए असातिज़ा अगर नहीं मिलते तो फिर करीबी तालीमी इदारे जो है वहाँ से असातिज़ा लिए जा सकेंगे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मज़ीद ये भी कहा कि तमाम तालीमी बोर्ड्स में इम्तहानात का सारा निज़ाम एक जैसा होना चाहिए। बात तो अच्छी है। तालीमी बोर्ड्स की खाली असामियों को जल्द अज जल्द पुर किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने इम्तहानी हॉलों में CCTV कैमरों की तनसीब पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत भी की। और ये भी बहुत ज़रूरी है, जो चिटिंग होती है ना, नकल मार रहे होते हैं, पैसे दिए हुए हैं, वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उन सबको, और फिर हमने नकल मारी है कभी? वैसे मारी है नकल, लेकिन ऐसे नहीं मारी है कि किसी को पैसे दे के नकल मारी गई हो। तो आप देखें, आप अगर उसमें मौजूद हो, लड़कियों का नहीं पता लोग, पर हम जो लड़कियों का नहीं इल्म नहीं है, लेकिन लड़के खुद से, ऐसे नहीं कि पेरेंट्स खुद से वो जो उधर मौजूद होते थे उनको पैसे दे देते थे, लगा देते थे। इसके लिए भी जरूरत चाहिए कि जितनी तैयारी बाकी पेपर की तैयारी में करते थे वो इसमें करते थे कि कौन सा बंदा आएगा, क्या होगा। ऐसा होता है यहाँ पर, और पंजाब में भी ऐसा होता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। लोग तो पैसे दे के नंबर भी लगवा लेते हैं, मतलब ये तो हमारे सामने खुली मिसालें हैं। गलत बात है ये। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम शहराम खान तरकई से बातचीत करेंगे इस हवाले से। शहराम साहब, बताइएगा कि KPK के स्कूलों में डबल शिफ्ट प्रोग्राम शुरू करने का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो डबल शिफ्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो स्कूल ओवर क्राउडेड हैं, जहाँ पे स्कूल के लिए बच्चे, लत से फीमेल के लिए स्पेशली और फिर मेल के लिए भी, फीमेल को ज़्यादा फोकस किया गया है, जहाँ पे लत से हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं या हाई स्कूल्स हैं या प्राइमरी, या जो प्राइमरी स्कूल कम है और उसी स्कूल को हम 2 शिफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मिडल कहीं पे दूर है, बच्चे वहाँ पे दूर नहीं भेज सकते, तो उसको प्राइमरी को मिडल की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मिडल, जहाँ पे अगर हाई स्कूल नहीं है और मिडल तक स्कूल है, तो उसी मिडल में अगर फैसिलिटी है तो उसको हम मिडल और मिडल से हाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हाई स्कूल को हम हाई स्कूल, और जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है 12वीं तक, और लत से लड़कियों का अगर आप देख लें, फार फ्लंग एरियाज़ में होते हैं और वो अक्सर नहीं जाते क्योंकि फासला ज़्यादा होता है, फैमिली को परेशानी होती है, या कोई मर्द हजरात उनके साथ जाते हैं तो उनको लिए आना जाना मुश्किल, तो उसी स्कूल को फिर हम सेकेंड शिफ्ट में अपग्रेड करते हैं। हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी की जगह भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि बच्चों को अकोमोडेट कर सके, टाइम पे उनकी नियर विसिनिटी में वो फैसिलिटी दे सके, और आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनको एनरोल करने में हमें इसके बड़ी मदद मिलेगी। तरक्की साहब, ये फरमा दीजिएगा, एक जानिब NCOC के इजलास पे इजलास हो रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर की वजह से तालीमी इदारे बंद करने के बारे में सोचा जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की डबल शिफ्टें शुरू करने की मंजूरी दी जा रही है। क्या इन हालात में ये फैसला मुनासिब होगा, और क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर फैसला किया जा रहा है? देखें, ये डबल शिफ्ट अभी स्टार्ट नहीं हो रही, ये डबल शिफ्ट आने वाले एकेडमिक ईयर में स्टार्ट होगी, क्योंकि इस साल तो ऑलरेडी एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो ऑब्वियसली इसके लिए आप प्लानिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट है, चीफ मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग हुई, हमने उनको प्रेजेंट किया, हमने मॉडल प्रेजेंट किया, उन्होंने एग्री किया। अभी उस पे बैक एंड पे जितना काम है वो हम करेंगे इंशाल्लाह, और आने वाले हैं, क्योंकि आप स्ट्रेट अवे ये नहीं कर सकते कि फलाना स्कूल उसको हम अगले महीने में या 20 दिन में सेकंड शिफ्ट करेंगे। ऑब्वियसली जो बच्चे बाहर हैं उनको हम इनरोल करना चाहते हैं, लेकिन एकेडमिक ईयर के मुताबिक ही हो, क्योंकि वो फिर कल एग्जाम भी देंगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे, बाकी उनकी एक्टिविटीज होंगी, तो उस हिसाब से। प्लस हमें ये भी देखना पड़ता है कि स्कूलों में जो रेशो है 1 टीचर 1:40 है, जो एक टीचर 40 बच्चों के लिए, तो जहाँ पे अगर नंबर ज्यादा है उस दर पे, और दूसरी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो कोरोना अपनी जगह पे है, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग हमें करनी पड़ती है इसमें। हमें तो दूसरी बात यह है कि हमारी जगह पे स्कूल बनाने में टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो अगर इसी स्कूल को हम सेकंड शिफ्ट में इस्तेमाल करें, तो क्योंकि 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद वो स्कूल फिर खाली रहता है, उसी में अगर उसको हम यूटिलाइज करें, प्लस इसमें जो टीचर्स हैं, हमने ये प्लान किया है कि जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं स्कूल के, उनको हम एक्स्ट्रा तनख्वाह देंगे उसकी, या अगर वहाँ पे कोई विलिंग नहीं है तो उसके इर्द गिर्द में जो
टीचर्स हैं वो आएंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो पास वाले यूनियन काउंसिल से अगर जो टीचर विलिंग है उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, वो आके इन स्कूलों में टीचिंग करेंगे। तो इससे बड़ा फायदा होगा और हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट है, बड़ा इफेक्टिव है। इंशाल्लाह इसकी बड़ी डिटेल डिस्कशन होगी और बड़ा इसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा कि वो कौन से स्कूल्स हैं जिसको हम सेकंड शिफ्ट के लिए यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। यकीनी तौर पर जो मौजूदा वसाइल हैं उनको बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के हिसाब से एक बहुत अच्छा मंसूबा और सजेशन है। लेकिन ये भी फरमाइएगा कि अब जबकि सर्दियों की छुट्टियों के बारे में भी बात हो रही है कि दी जा रही हैं, कम दी जा रही हैं, लंबी दी जा रही हैं और स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं, तो तालीमी इदारों में कोविड से, कोरोना से बचाव के लिए क्या इंतजाम और इकदाम किए गए हैं? SOPs पे सख्ती से अमल दरामद मुमकिन है और कराया जा रहा है? देखें जी, कोरोना पूरी दुनिया में एक मसला है। ऑब्वियसली अभी विंटर्स हैं, जो NCOC की मीटिंग्स हुई, हमारी मंडे को भी मीटिंग हुई, उसमें यही डिस्कशन हुई। हम चाहते हैं कि स्कूल खुले रहे, लेकिन इसके साथ साथ हमारी प्रायोरिटी है कि बच्चे की सेफ्टी, उनकी सेहत, उनकी हिफाजत और टीचर्स की हमारी प्रायोरिटी है, उनकी सेहत प्रायोरिटी है। तो उस हिसाब से हम उनको बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। SOPs स्ट्रिक्टली मॉनिटर फॉलो हो रहे हैं। जहाँ पे नहीं होते वहाँ पे डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक्शन होता है, लेकिन वो नंबर बहुत कम है क्योंकि हमारी तादाद कोई 35,500 स्कूल हैं, कोई 45 लाख बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से अगर उस नंबर को देखें वो बहुत बड़ा है। कोरोना के इफेक्टेड स्कूल वो तादाद बहुत कम है। ये तो SOPs फॉलो हो रहे हैं, हम खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं डेली बेसिस पे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको हम और भी उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं और चीज़ें बेहतर की तरफ लेके जाएं। ठीक है इमाम खान तरकई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ये फरा अच्छा फैसला है अगर इसको देखें कि आप एक स्कूल बनाने में वाकई कितनी देर लग जाएगी, कैसे वसाइल होंगे, उसी में अगर दूसरी शिफ्ट आ जाए अच्छा लगा। और एक तो बच्चे ज्यादा पढ़ सकेंगे और जो टीचर्स हैं वो ज्यादा भर्ती होंगे, तो आप देखें रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। अगर डबल शिफ्ट में एकेडमीज चल सकती हैं तो स्कूल्स क्यों नहीं चल सकते? और फिर जैसे कि लड़कियों के स्कूल इतने ज्यादा नहीं होते, तो अगर लड़कों का कोई स्कूल है और वहाँ पर बिल्डिंग मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो सिर्फ टीचर्स ही आने हैं ना और स्टूडेंट्स ने आना है, तो ये बहुत अच्छा फैसला है। बल्कि ये फैसला जो है सिर्फ KP तक नहीं महदूद रहना चाहिए। विजन सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मौजूदा वसाइल हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए आवाम को, बच्चों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश यकीनी तौर पर एक उम्मीद अफजा भी है और काबिल सताइश भी है। बिल्कुल। और आगे बढ़ेंगे फरा, आज दुनिया भर में फेफड़ों के दायमी मरज COPD का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस मरज के बारे में आगाही पैदा करना है और मरीजों को एहतियाती तदाबीर बारे भी आगाह करना है। हम में से अक्सर लोगों ने कभी COPD के बारे में सुना नहीं होगा, जानते भी नहीं होंगे कि क्या चीज़ है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ दरअसल फेफड़ों की ख़तरनाक बीमारी है जिसमें मरीजों को एयरवेज ट्रैक की सोजिश और रुकावट की वजह से सांस लेने में रुकावट होती है। अच्छा, मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये जो अभी आपने टर्म बोली है ना, ये मैं अभी भी मतलब याद नहीं कर सका हूं जिस वक्त आपने बोली है। ये वाकई हमें इल्म ही नहीं है और हम ये मतलब बायोलॉजी पढ़ते रहे, चीज़ें पढ़ते रहे, इतना इल्म नहीं रहा। 90% अमवात कम आमदनी वाले ममालिक में होती हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 70 लाख से ज़ायद अफराद इस बीमारी का निशाना बनते हैं। सिगरेट नोशी, धुआं, माहौलियाती आलूदगी, ये फॉग, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सांस की दायमी रुकावट की बीमारी की बड़ी वजूहात हैं। और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अगले 15 सालों में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अम्मात की वजह ये यानी COPD होगी, जो कि क्रॉनिक खतरनाक बात है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हाँ, ये देखें मतलब कि हमें पता होना, चले बीमारी का नाम ना जैसे मुझे नहीं आता, ठीक है, हमें बीमारी के जो असरात हैं उससे एहतियाती क्या होनी चाहिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर जमाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ये COPD से वाकिफ़ ही नहीं है, ये बीमारी कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, ये बीमारी है क्या? अच्छा, ये जो बीमारी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, इसमें जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे, इसमें ये दायमी बीमारी है जिसमें सांस की नालियाँ आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाती हैं और उनके सख्त होने की वजह से उनमें सांस गुजरना मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से मरीज़ों को सांस लेने में दुश्वारी होती है। और इससे मिलती जुलती एक बीमारी ब्रोंकियल एस्थमा है जिसको हम आम अल्फाज में दमा कहते हैं। दमा बेसिकली एलर्जीज़ की वजह से होता है, जबकि ये बीमारी जो है ये बेसिकली मुज़र गैसों के इनहेलेशन की वजह से होती है, जिनमें स्मोकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी की वजह से ये बीमारी फैलती है, जो आहिस्ता आहिस्ता ये नॉक्शियस गैसेस जो हैं ये सांस की नालियों में जाके उनको डैमेज करती हैं, उनको सख्त कर देती हैं और उनमें फिर सांस लेने में मुश्किल होती है। ठीक है। और
ये दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है डेथ का। तकरीबन 250 मिलियन लोग तकरीबन इस बीमारी का शिकार होते हैं अपनी मतलब अभी, और तकरीबन 3 मिलियन के करीब सालाना डेथ्स होती हैं इसमें, अभी भी ये हालात हैं। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है डेथ्स का ये। डॉक्टर साहब, एक वजह तो आपने बताई कि जो गैसेज इनहेल करते हैं हम, सिगरेट के धुएं समेत, अब माहौलियाती आलूदगी पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, स्मोक पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो कितना फिर इससे बचाव मुमकिन है और एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं कि हम इससे बच सकें? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना बंद होना चाहिए। स्मोकिंग की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, कॉज है, जिसको हम रोक सकते हैं और उससे बहुत सारी ये बीमारी भी बच सकती है और इसके बाद और प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं लोग। दूसरी प्रॉब्लम, जिस तरह आप अभी जिक्र कर रहे थे कि लो और मिडल सोशो इकनॉमिक कंट्रीज़ में ये पाई जाती है, और हमारे मुल्क में भी इसकी बहुत ज़्यादा मतलब लो सोशो इकनॉमिक क्लास है। जो हमारे गाँव में या हमारे कश्मीर के इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जहाँ पे घरों के अंदर लकड़ियाँ जलाते हैं घरों को गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए, उनके अंदर भी ये बीमारी इसी वजह से फैलती है। बल्कि बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको ये डिज़ीज़ होती है और वो सिर्फ ये लंग्स में ये उसकी इन्हेलेशन से होते हैं। उनको अगर रूम्स को वेंटिलेट करेंगे, उनकी खिड़कियों को खोल के रखेंगे तो इससे बचा सकते हैं उसको। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बंद डॉक्टर करना साहब, चाहिए। एक तो अलामात बता दीजिएगा कि कैसे मालूम होगा कि इस बीमारी में आप मुब्तला हो रहे हैं। दूसरा, स्मोकिंग के हवाले से भी क्लियर कीजिएगा कि एक शख्स जो है वो सिगरेट पी रहा है, उसके लिए तो ये खतरनाक है, जो उसके पास खड़ा है क्या उसके लिए भी उतना ही खतरनाक है? जी, पैसिव स्मोकर्स जो हैं उनमें भी ये बीमारी बहुत उनको ख़राब कर सकती है। जिस तरह क्लोज्ड ऑफिसेज़ हैं, उसमें एक बंदा अगर स्मोकिंग कर रहा है, उसमें उसके साथ कोई और बैठा हुआ है, उसको भी ये बीमारी उसकी वजह से लग सकती है। तो इसमें स्मोकिंग की तो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप जो दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे कि सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, इसका पता कैसे चलता है, उसमें मरीज़ों को खांसी रहती है और सांस की ख़राबी रहती है। ये दो मेन सिम्टम्स हैं इसके। कुछ एक इसकी टाइप होती है जिसमें उनको बलगम भी बहुत ज़्यादा बन रही होती है सांस की नालियों में। तो मेन प्रॉब्लम सांस की में दुश्वारी, खांसी और बलगम, ये 3 प्रॉब्लम्स होती हैं इसके साथ। और ये जब बीमारी शिद्दत पकड़ लेती है तो उसके साथ फिर सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि उनको ऑक्सीजन लगानी पड़ती है और इस तरह की उनको हेल्प आउट करना पड़ता है हमें। डॉक्टर साहब, ये जो अलामात आपने बताई हैं ये बड़ी हद तक और इसके अलावा इसमें ट्यूबरक्लोसिस से मिलती जुलती हैं, तो फ़र्क कैसे होगा? और नंबर 2, ये जो 4 स्टेजेस आप बता रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में भी ज़रा बता दीजिएगा कि वो कैसे पता चलेगा, और क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, उनकी ज़िंदगी का ख़तरा कितना शदीद होता है? इसमें स्टेजेस तो इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। माइल्ड ये सिम्टोमेटिक स्टेज भी हो सकती है जिनको कोई सिम्टम्स ना हो, स्मोकिंग करते रहते हैं और उनको बिल्कुल पता नहीं चलता। कुछ लोग होते हैं जिनको मॉडरेट डिग्री की सेवेरिटी की डिजीज़ होती है, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा बीमार होते हैं कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकते हैं, और उन केसेस में हमें फिर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन या और इस तरह की इंटरवेंशन करनी पड़ती हैं। एक स्टेबल पेशेंट जिसको ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है, उसके साथ गुजारा चल रहा होता है, उसको यूजुअली अमूमन कोई उसको सांस की कोई इन्फेक्शन होती है सांस की नालियों में, जिसको हम एक्यूट इन्फेक्टिव एक्सेसरबेशन कहते हैं, उसकी वजह से उसकी तबीयत ज़रूरी बिगड़ती है, जिसमें हमें फिर उसको एक्टिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसमें हम उनको इन्हेलर्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ऑक्सीजन इन्हेलेशन देते हैं, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ठीक होते हैं। फिर इसमें हमें प्रिवेंशन की तरफ आते हैं कि जिनको ये बीमारी होती है उनको हम कहते हैं कि आपने एक तो ईयरली वो वैक्सीनेशन करवाएं फ्लू से या इन्फ्लुएंज़ा से, और उसके बाद फिर हम उनको स्मोकिंग से रोकने के लिए कहते हैं। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसको हम बचाव के लिए इसको में यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और दमा और ट्यूबरक्लोसिस जो हैं वो दमे में सांस में रुकावट ज़रूर होती है, लेकिन दमा जो है वो बेसिकली सांस की नालियों में एलर्जी की वजह से और सोजिश की वजह से सांस की नालियाँ तंग होती हैं। इसमें उस तरह की एलर्जी या सोजिश नहीं होती है। दमा अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की तरह बिहेव कर सकता है। ट्यूबरक्लोसिस का आप जिक्र करी थी, टीबी तो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है लंग्स की,
उसमें तो फेफड़ों में टीबी की इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से खांसी, बुखार और बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस के केसेस कई दफ़ा ठीक हो जाते हैं और उनमें लॉन्ग टर्म में उनमें कई दफ़ा कहते हैं कि क्रॉनिक इन्फेक्शन के बाद सांस की नालियों में थोड़ी सी तंगी आ जाती है जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की तरह बिहेव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप इस अहम मामले बात कर रहे थे और हमारी रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन अपने बारे में सांस फूलना जो है इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये किसी भी तरह से एक अहम अलामत हो सकती है, इसकी ताल्लुक फेफड़ों से भी हो सकता है, आपके दिल से भी हो सकता है। सो जब भी आपको चलते हुए सांस फूलने की शिकायत हो, थकावट का एहसास हो, तो इन अलामात को हल्का ना ले, फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करें। हम खुद क्यों डॉक्टर्स हैं? मतलब कि हर पाकिस्तानी के अंदर एक डॉक्टर मौजूद है, मतलब मेरे अंदर भी एक डॉक्टर मौजूद है कि हम कहेंगे कि नहीं जी हम तो खुद डॉक्टर हैं। एक जगह पे पढ़ रही थी हमजा, वो था कि 2023 तक पाकिस्तान में हकीमों की तादाद जो है वो अवाम से ज़्यादा हो जाएगी। so, ये सही बात है। चलें आगे बढ़ते हैं। फरा, गवर्नमेंट ने हमेशा बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो जब इसकी बात की जाती है और फिर बिजनेसमैन जो हैं वो मुश्किलात का शिकार होते हैं तो वो फिर शिकवा भी करते हैं। और वज़ीर आज़म ने कहा था कि सबसे पहले जिसको हमने उठाना है वो कौन सी इंडस्ट्री है? तामीराती हमारी इंडस्ट्री है। लेकिन उनकी शिकायत सामने आना शुरू हो गई हैं, जिसमें ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने पोर्ट कासिम पर दरामदी कंटेनर्स की ग्राउंडिंग में मुसलसल ताख़ीर और टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं उनके ताख़ीरी हरबों पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करती है। और जो कोयले के दरामद कुनिंदगान हैं वो भी पोर्ट कासिम पर तमाम बर्थ खोलने और कराची पोर्ट ट्रस्ट से भी ऑफलोडिंग की इजाज़त लेने का मुतालबा कर रहे हैं कि वहाँ से हमें इजाज़त दी जाए। जी, अगर हम आपको ये बताएं ना कि जो कुछ आप साइंस फिक्शन की फिल्मों में देखते हैं, अब हम उसको अगर ऐसे लेना शुरू कर दें कि ये वो मंसूबे जिन पे काम हो रहा है आइंदा आने वाले दिनों में मुमकिन हो जाएगा, तो कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए कि अब जो खबरें हम सुन रहे हैं वो आपने भी सुनी होंगी कि उभरती हुई चीनी साइंसी टेक कंपनियों में तैयार करदा रोबोट्स के इस्तेमाल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब जिंदगी के हर शोबे में काम करने के लिए सिर्फ रोबोट्स की ही मदद ली जाएगी। फरा, मैं पढ़ रहा था, कल की बात है कि एंकर तैयार कर ली गई है और उसको जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस कर दिया गया है। और मुझे लग रहा था कि भाई ये तो नौकरियां खतरे में पड़ने वाली हैं कि अगर इस तरह के भी रोबोट सामने आ गए। और चीन की तरक्की करती रोबोटिक इंडस्ट्री जो है उस हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि पहले हमने ये देखा कि मसनूई ज़हानत का ये दौर था और उसमें वेटर्स के तौर पर ये रोबोट्स काम कर रहे थे। वहां तक हमजा को कोई मसला नहीं था कि वेटर्स तक अगर रोबोट काम करते रहे तो सोचा ही नहीं था, यकीन करें ये बात नहीं सोची थी। मसला तब बना है जब उन्होंने एंकर जो है वो भी रोबोट बना लिए, तो अब हमें लग रहा है कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितनी इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो रही हैं वो भी अब कंप्यूटर वैसे गाइडेड हो ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब सर्जरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा रोबोटिक उसमें प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि रोबोट्स ही हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में सर्जरीज करें, तो कितने सारे लोग फारिग हो जाएंगे। ना डॉक्टर्स होंगे, ना एंकर्स होंगे, ना वेटर्स होंगे, हर तरफ रोबोट्स ही रोबोट्स होंगे। सफाई वाले रोबोट मुझे बड़े पसंद आए। मैं बहुत तंग हूँ मेड्स इशूज़ वो इतने इशूज़ होते हैं उसके साथ। रोबोट का एक ही इशू होगा ना, ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो अब नया ले आएंगे। लेकिन ना वैसे तो ये काफ़ी सहूलत हो जाएगी। लेकिन मैंने जब वो एंकर वाली बात की थी ना, मुझे ये खुशी हुई कि एंड पे बताया गया कि काफ़ी जो है ना महंगे हैं। तो अभी जो है ना चीज़ें इतनी आसान नहीं है, अभी आप लोग आराम से गाड़ियाँ चलाएं। हनूज बिल्ली दूर है, ये कबूतर आंखें बंद करके समझता है बिल्ली तो नहीं आ रही, नहीं बिल्ली तो नहीं है, मैं तो महफूज हूँ। लेकिन ये देखें कि टेक्नोलॉजी में चीन कितना आगे निकल गया है। हमें भी ये भी सोचना है कि अगर वो बना सकते हैं तो हमें भी इस पर काम करना है। इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है। नस्ट के हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं वाकिफ हूँ जिन्होंने कि इस पे काम किया है। अच्छा, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। इसको देख के तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने आवाज़ लगाई होगी किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे कार। कोई रह तो नहीं गया बंदा जो कि आ जाओ अभी भी दो बंदों की गुंजाइश है, फिट इन हो जाओ। ये मोटरसाइकिल पर सवार होने से खानदान का कोई बच्चा रह तो नहीं गया? ऐसे ही है। कितने बच्चे होंगे ये इस वक्त? ये ना 9 बच्चे हैं और 10वें जो साहिब हैं वो खुद हैं और इन बच्चों को लेके जा रहे थे। फिर ये 9 बच्चे इनके अपने थे? ये अब इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन ये जो 9 बच्चे हैं ये मोहल्ले के भी हो सकते हैं। आपने बिठा कैसे लिए? वो कहते हैं ना चादर देख कर पाँव फैलाओ, तो अपने मोटरसाइकिल की जगह देख कर जो है बच्चों को ऊपर बिठाएं। फिर वार्डन ने रोका, वार्डन ने तस्वीर खींची और फिर वार्डन ने इनका 300 रुपए का चालान भी किया। और ये कितने खुश नजर आ रहे हैं चालान के बाद। आप देखिए, उस 300 रुपए में एक रक्षा आ जाना था जिसमें आप आराम से बैठकर सुकून से जा सकते थे। आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है,
हंस तो हम रहे हैं इस वक्त, क्या करें, रो नहीं सकते हैं, मगर खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को मुकद्दम जानिए। अपनी ज़िंदगी, दूसरों की ज़िंदगी, ज़िंदगी इंसान को दिया हुआ अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। ये जो टाइम है किसी के पास, ये सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है सूरतुल असर में। सो वक्त जो आपके पास है और जो वक्त अल्लाह ताला ने किसी दूसरे को दिया है, उस दोनों की कदर भी करें और एहतराम। और अपने बच्चों की ज़िंदगियों को इस तरह जो है ना मुश्किल में ना डालें। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।